नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है हमारे छत्तीसगढ़। शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने वाले हैं। राहुल गांधी के मामले को लेकर एक आपात बैठक बुलाई गई है। आपात बैठक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स, सीएलपी लीडर्स, फ्रंटल हेड्स की दिल्ली में यह आपात बैठक होनी है और दिल्ली में शाम को 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे और शाम तक उन्हें दिल्ली पहुंचना है इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर इस मुद्दे पर घेर रही है और इस मुद्दे पर चुनावी सीजन में ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राहुल गांधी जो कि उनके चेहरे हैं, उनका चेहरा है और सरप्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं, तो राहुल गांधी को लेकर किस तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और भारतीय जनता पार्टी जो नेगेटिव एनवायरनमेंट राहुल गांधी के खिलाफ तैयार कर रही है उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। संभव है कि इस विषय पर यहां चर्चा होगी, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह सूरत में मानहानि के मामले में 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था, हालांकि जमानत उसमें मिल गई है, लेकिन अब इस पूरे विषय को लेकर कई बड़े चेहरे दिल्ली में जुटने वाले हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, क्या जानकारी मिल पा रही है आज की मीटिंग को लेकर? कब तक सीएम को रवाना होना है इस मीटिंग के लिए? देखिए, शाम 5 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आपातकालीन बैठक बुलाई है और स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ ही सीएलपी मेंबर्स और जो फ्रंट मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो पुराना शेड्यूल था उस शेड्यूल में भी चेंज हुआ है। राजधानी रायपुर में जो कार्यक्रम होने वाले थे, एक चीज और है कि अभी अगर हम बात करें तो ये भी है कि संभावना पे आ गया है कि संभावना है कि वो जा सकते हैं, नहीं तो 2 से 6 बजे के बीच में जो समय आरक्षित रखा गया है और उस बीच जो है वो जूम से भी जुड़ सकते हैं। तो यही वजह है कि अभी कंफर्मेशन जो टाइम है वो अब दोबारा जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि जूम के जरिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम जुटेंगे। 2 से 6 बजे तक का टाइम जो आरक्षित रखा गया है। अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो जो है जूम के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है और आने वाले समय पे किस तरह से इस पर कांग्रेस स्ट्रेटेजी बनाएगी, इस पर चर्चा होगी। कल जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, उस हालांकि जमानत हो गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो लगातार यहाँ पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अम्बेडकर चौक पे बैठे थे, इसके साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अब पूरे देश भर में एआईसीसी किस तरह से प्रोटेस्ट करेगी, छत्तीसगढ़ में किस तरह से प्रोटेस्ट किए जाएंगे, जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर किस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएंगे, इस पर रणनीति बनेगी। जी निश्चित रूप से ममता, चुनावी साल है, ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का रहना भी इसमें आवश्यक है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करणपुर में मौजूद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स जाएंगे। वहां पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और इसके बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही जवानों अधिकारियों के साथ आज डिनर भी उनका तय है। दरअसल गृह मंत्री बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों से चर्चा करेंगे और कैंप में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। वहीं 25 मार्च के सुबह गृह मंत्री सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यह कार्यक्रम चलना है। 3 घंटे के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवान इस पूरे मामले में कुछ करतब दिखाएंगे, अपने जाबाजी दिखाएंगे। परेड ग्राउंड पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या शेड्यूल रहेगा आज का? क्या तैयारियां की गई हैं? गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री का 2 दिवसीय बस्तर दौरा है। आज शाम देर शाम वो जगदलपुर पहुंचेंगे। उसके बाद वे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से जो हेडक्वार्टर है करणपुर सीआरपीएफ का, वहां पहुंचेंगे। वहां पर अधिकारी और जवानों के साथ चर्चा करेंगे। नक्सल मोर्चे में जो काम किया जा रहा उसको लेकर गहन चर्चा होगी। साथ ही जवानों और अधिकारियों के साथ डिनर भी करेंगे। कल की बात करें तो कल सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 तक जो राइजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है उसमें वे शामिल होंगे।
संबोधन करेंगे। उसके बाद वे नागपुर के रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की बात करें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। करणपुर सीआरपीएफ कैंप के आसपास लगभग 3500 जवानों को तैनात किया है और साथ ही ये जो सुरक्षा को लेकर बस्तर आईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नक्सल मुक्त बस्तर में 48 बटालियन सीआरपीएफ के तैनात है। उसको लेकर भी एक माना जा रहा है कि एक आने वाले समय में नक्सल वाद को लेकर एक कोई बड़ी रणनीति तैयार होगी निश्चित रूप से। और श्रीनिवास, मां दंतेश्वरी के धाम भी जाना है दर्शन के लिए, मत्था टेकने जाएंगे कब? अभी तक ऐसा कोई प्रोटोकॉल में तो उनका दंतेश्वरी के मंदिर जाने का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो देर शाम पहुंचने के बाद मां के दर्शन करने के लिए दंतेश्वरी मंदिर जा सकते हैं। जी श्रीनिवास, लेकिन चूंकि ये कल का जो स्केड्यूल है उसमें लगभग 3 घंटे तक वहां पर वो रहेंगे और संबोधन होगा, क्योंकि कार्यक्रम सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को लेकर है, तो बड़ी घोषणा हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, चूंकि ये दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद बक्सर में स्थापना दिवस मनाया जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। और कल वो अधिकारी और जवानों के बीच रहेंगे, लगभग 3 घंटे तक संबोधन करेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं नक्सल मोर्चे पर जो जवान तैनात है उनके लिए, और कई साथ ही रणनीति को लेकर कुछ अहम स्वाभाविक है श्रीनिवास, क्योंकि 84वें स्थापना दिवस का ये समय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और मौका बहुत बड़ा है तो उम्मीद है कि कोई बड़ी घोषणा भी यहां पर हो सकती है। बढ़ते आगे, रायपुर से अगली बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसलूकी के मामले में आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया। दरअसल ओवरटेक करने के दौरान यह विवाद हुआ था। खमारीडीह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि जहां ननकीराम रास्ते पर जा रहे थे उसी दौरान ओवरटेक के चलते ये विवाद हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसलूकी के मामले में। और तस्वीर आपको जगदलपुर से दिखाते हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा, जहां हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घर के पास खड़ी 2 गाड़ियां भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये ट्रक कच्चा लोहा, लगभग लौह अयस्क जिसे कहा जाता है, लेकर जा रहा था और ट्रक कोतवाली थाना क्षेत्र के एक घर में टकराया। और इस पूरे मामले की यदि बात करें तो टक्कर के बाद एक शख्स की मौत हो गई और जो पूरा लौह अयस्क है वो सड़क पर बिखर गया। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर। शहर में नशेड़ियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस घटना से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल सरकारी कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों पर धारदार हथियार से उन्हें धमकाकर पैसे मांगने का मामला है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कर्मचारी पर हमले का यह मामला। सरकारी दफ्तर में शराबी पैसे की मांग कर रहा था, धारदार हथियार उसके पास था और हालांकि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया था। क्या वो भाग निकला, क्या किस तरह से वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। बलौदाबाजार से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि उस शराबी को जिसके हाथ में धारदार हथियार है कर्मचारियों ने पकड़ लिया था, लेकिन क्या वो भाग निकला? अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है उसे? योगेश, आवाज मिल पा रही है मेरी? मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि क्या उस आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिली, कहां है वो? आरोपी के बारे में अभी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो पुलिस है वो इसकी पतासाजी कर रही है। कारण ये है कि लगभग 2 दिन पहले का वीडियो है। 2 दिन पहले आप जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस भी जब उस दिन की रिपोर्ट इन लोगों ने लिखाई थी तो अब तक आरोपी को क्यों पकड़ नहीं पाई? क्योंकि आशीष, ये बड़ा सवाल उठता है कि जब कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से योगेश से बात नहीं हो पा रही है, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में ये वीडियो कुछ पुराना है और हो सकता है कि बाद में उसे अधिकारियों ने छोड़ दिया हुआ और बाद में अपडेट आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, भूकंप से लोगों में थोड़ी दहशत
और 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी से 2 दिन पहले और लगभग 1 दिन पहले उत्तर भारत में भी कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप आया था और इस एक और भूकंप के मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूरजपुर से। सूरजपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार ये जो भूकंप के झटके हैं, केवल सरगुजा संभाग भर में ही बात करें तो ये 5वीं बार ऐसे हालात हो गए हैं कि एक पहली बार तो अंबिकापुर, कोरिया और सूरजपुर में लगातार दूसरी और ये तीसरी बार है जब सूरजपुर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो सूरजपुर के बिसामपुर के आसपास की बताया जा रही है, लेकिन अभी प्रशासनिक इसमें हालांकि पुष्टि नहीं हुई कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और जो भूगर्भ शास्त्री है उनसे अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो झटके महसूस हुए हैं उसके बाद ये तीसरी बार है जो सूरजपुर जिले में ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में जो लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है, लोग फिलहाल दहशत में हैं और जो नुकसान की जो जानकारी है वो फिलहाल नहीं हो पाई, क्योंकि और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो कोयलांचल क्षेत्र है सूरजपुर, ये कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नुकसान की भी संभावना ज्यादा बने रहती है। और जो लगातार ये जो झटका था बेहद तीव्र था और 5 से 6 सेकंड तक अनुमान लगाया जा रहा है कि झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में जो नुकसान की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है और प्रशासनिक पुष्टि होने के बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाती है वो देखने वाली बात होगी। वरुण, प्रकृति जन्य ये भूकंप था या चूंकि कोयलांचल होने के नाते कई बार ब्लास्टिंग की वजह से भी उसका प्रभाव पड़ता है और प्लेट्स पर उसका असर पड़ता है, ये भी जानना अहम रहेगा, दिलचस्प रहेगा। लेकिन इससे पहले उत्तर भारत में भी 2 दिन भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए थे। लेकिन वरुण, जो यहां पर भूकंप आया, क्या उसकी तीव्रता अधिक थी? क्योंकि 5 सेकंड तक अगर भूकंप के झटके रहे तो बहुत ज्यादा तीव्रता होने की संभावना कम है। क्या स्थिति रही? आपने क्या महसूस किया या आसपास के लोगों से क्या अब तक जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, झटके केवल ये कोयलांचल क्षेत्र है इसलिए हमेशा से इस तरह के झटके महसूस होते थे। लेकिन आज की जो ये भूकंप की जो तीव्रता थी उसके मद्देनजर और जो जिले भर से जो जानकारी आ रही है, केवल यहीं के नहीं सरगुजा संभाग भर से जो झटके महसूस किए गए, ये तीव्र झटके महसूस किए हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें जो तथ्यात्मक जो पुष्टि होनी चाहिए वो भूगर्भ। मैं आऊंगा आपके पास। अंबिकापुर से श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंबिकापुर में भी श्रवण भूकंप महसूस किया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी घर हिले हैं और जो दीवारें क्रैक हुए हैं, इससे अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके हैं। और जो जिस तरह से झटके पड़े तो घरों से लोग बाहर निकले हैं और ये है कि ये काफी मात्रा में तो नहीं था, लेकिन ये है कि इससे घरों की दीवारें जरूर दरारें पड़ी है और लोग जो है घर से बाहर निकल आए हैं। श्रवण, अगर दरारें पड़ी हैं तो तीव्रता अधिक मानी जा सकती है, क्योंकि घरों से लोगों का बाहर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन आसपास के लोगों से बात हुई हो, आप उस दौरान कहां थे? क्या कुछ अनुभव आपने किया या आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? कोई आधिकारिक जानकारी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी थी या नुकसान की जानकारी कोई और? अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं हुई है, लेकिन हम जिस समय ये पृथ्वी हिली और तो उस समय हम ऑफिस में बैठे थे, लेकिन जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी। पूरे ऐसा महसूस हुआ कि टेबल कुर्सी पूरे हिल रहे हैं, कंप्यूटर भी हिला। तो ये तो तीव्रता थी भूकंप के झटके की। हाँ। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकले हैं, अगल बगल में भी जो कार्यालय के बगल में लोग थे वो बाहर निकलते नजर आए। जी, लगभग कितनी देर तक ये महसूस हुआ? लगभग सेकेंड, एक आध सेकेंड महसूस हुआ इसमें। जी, क्योंकि कई बार पता चलते चलते समय लगता है, आपको कुछ कहीं काम में व्यस्तता होती है तो ये पता चलने में भी कई बार समय लगता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये हमें ही महसूस हो रहा है, ऐसी भी स्थिति बनती है। लेकिन अभी की बात करें तो जो लोग बाहर निकले, किस तरह की चर्चा वहां पर है? क्या ज्यादा तेज झटके महसूस किए उन्होंने? कोई नुकसान की अब तक जानकारी? जैसे आप बता रहे कि दीवारों में दरारें पड़ी हैं, तो ये पुराने मकान थे या नई दीवारें हैं? किस तरह की दीवारों में दरार पड़ी है? क्योंकि कई बार हल्की कमजोर दीवार में दरार पड़ना स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह से ये झटके आए उस समय से ही फोन आना शुरू हो गया। लोग कई तरफ से ये बता रहे हैं कि हमारे पास भी जो है ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और ये है कि घरों की दीवारें भी हैं। कई लोग पिक्चर भी भेज रहे हैं दीवारों फटने का। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भूकंप के झटके तीव्रता थी और जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले, अगल बगल के जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो भी जो है वो घर से बचने के लिए कहीं अधिक मात्रा में जो भूकंप के झटके ना हो तो घर से बाहर जरूर निकले हैं।
तो इससे साफ जाहिर है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि कितनी भूकंप की तीव्रता थी इसमें। वरुण, आप हमारे साथ हैं? जी जी वरुण, मैं एक और बात चूंकि जानना चाह रहा था कि जिस तरह की स्थिति अंबिकापुर में है, सूरजपुर पूरे जिले में ये स्थिति बनी रही, क्या अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इस पर मिल पाई है? चूंकि कोयलांचल है और यहाँ पर भूकंप आना और उससे भी और ज्यादा प्रभावित लोग हो सकते हैं, लेकिन भूकंप के झटकों से नुकसान की कोई जानकारी? क्योंकि जिस तरह से श्रवण बता रहे हैं कि घरों की दीवार में दरार आई है और लोग काफी देर तक ये झटके महसूस कर रहे थे, तीव्रता अधिक बता रहे हैं। बिल्कुल तीव्रता अधिक ही थी और फिलहाल जो समय था, क्योंकि भूकंप महज 10 मिनट से पहले की बात है कि जब भूकंप आई है, तो ऐसे में प्रशासनिक, क्योंकि केवल जहां हम मौजूद हैं वहां भूकंप एहसास किएगा और ये भूकंप कोई आम भूकंप का एहसास नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी अमूमन जब भूकंप आया तो लोगों का एहसास होते तो समय लग गया था, जानकारी के मुताबिक लोगों को पता चला। लेकिन इस बार ऐसे थे कि हमारे पास ही जब लोगों के फोन आ रहे हैं, तो हर जगह, चाहे वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर आसपास के क्षेत्र है, वहां से लगातार फोन आ रहे हैं कि हर कोई यही जानना चाह रहा है कि क्या ये भूकंप का ही झटका था, क्योंकि जो कोयलांचल क्षेत्र है वहां के भी लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये ब्लास्टिंग का असर था या भूकंप के। तो ये महसूस हर जगह किया गया। और जो जानकारी का जो बात है वो जल्दबाजी होगी बताना, क्योंकि आंकलन करना पड़ेगा और कई जगहों से ऐसी जानकारी आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे मकान है या कोई ऐसे बिल्डिंग्स है जहां पर हो सकती है ऐसी नुकसान की बातें सामने आती है। तो कुछ देर में इसका जायजा भी प्रशासन जरूर लेगा और प्रशासन शायद जल्द ही इसका खुलासा करेगी क्या कुछ नुकसान है, तीव्रता क्या रही और इसका केंद्र कहाँ रहा। केंद्र हालांकि जो है वो सूरजपुर बताया जा रहा है और अंबिकापुर से 22 किलोमीटर पहले की ये केंद्र बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब प्रशासन क्या कुछ इसमें जानकारी देता है, आधिकारिक और पुष्ट जानकारी तक इस पर हमें कुछ इंतजार जरूर करना होगा। वरुण, श्रवण, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और 5 से 10 सेकंड के बीच लगभग अंदाजा बताया जा रहा है कि यह भूकंप था और तेज झटके महसूस किए गए। क्योंकि जैसा श्रवण बता रहे हमारे सहयोगी, इस पूरे मामले को लेकर वहां पर दीवार पर दरारों तक की स्थिति थी। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। युगल, भूकंप महसूस किया गया, लोगों में अफरा तफरी देखी गई, बाहर घर से निकलते लोग दिखे, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, ये अगर हम बात करें, लगभग 1 साल के भीतर ये 6वां भूकंप का झटका है जो उत्तर छत्तीसगढ़ में लगातार खास करके आ रही हैं। कोरिया है, अंबिकापुर है और अभी जो भूकंप के झटके लगे हैं वो उससे रिक्टर पैमाने पर 4.1 आंका गया है और ये काफी तीव्रता के झटके हैं। हालांकि जो झटका का समय था लगभग 4 से 5 सेकंड बताया जा रहा है, तो ये काफी होता है और इसके कई वजह हो सकते हैं। भौगोलिक एक वजह होता है, उसके अलावा भी जो जहां बड़े डैम और जलाशय बनते हैं उसके वजह से ये इसको भी एक कारक माना जाता है। और खास करके छत्तीसगढ़ में जो देखा जा रहा है कि कोरिया है, अंबिकापुर है, सरगुजा है, जहां पर माइनिंग एरिया है, वहां पर इस तरह के जो झटके हैं वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले भी चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है जो रेड जोन में आता है, इसी तरह ये जो कोरिया का जो बेल्ट है वो ऑरेंज जोन में आता है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी भूकंप के झटके हैं वो लग सकते हैं। और अभी इस पर तत्काल जैसे ही झटके आए हैं रिक्टर पैमाने पर 4.1 आंका गया है। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी कई वजह हैं। जो भू शास्त्री हैं, भूविद हैं, वो बताते हैं कि अलग अलग वजह हो सकते हैं। जब प्लेटें खिसकती हैं तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बहुत स्थानों पर डैम और जलाशय बने हुए हैं, उसे भी एक कारण माना जाता है। लेकिन इस तरह से लगातार अगर भूकंप के झटके छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है काफी चिंताजनक बात है। इससे पहले भी नेपाल में भी भूकंप के झटके आए थे। मध्य प्रदेश में लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से झटके हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार जो धरतियां हैं वो हिल रही है, कांप रही है, तो इससे लोग हैं वो डरे हुए हैं, समे हुए हैं। खास करके
उन एरियाज के जो लोग जो माइनिंग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके मन में अभी भी दहशत का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल युगल, मंगलवार शाम को उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और वहां भी तीव्रता काफी थी। 4.1 अच्छी खासी तीव्रता होती है और चूंकि जो भूकंप की ड्यूरेशन है, जितनी देर वो रहता है उतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। उस वक्त आप कहां थे युगल? क्या आपने महसूस किया? आसपास के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में क्या शेयर किया और क्या कोई आसपास भूकंप की कोई निशान दिखाई दिए, किसी दीवार में दरार या कुछ और? देखिए चूंकि ये माइनिंग क्षेत्र है और ऐसे में भूकंप की संभावना है। लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि ब्लास्टिंग की वजह से कोल खनन का काम चलता है तो वैसे भी जो जमीन है वो धसकती है या फिर ब्लास्टिंग की प्रक्रिया है वो होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सहसा ये समझते हैं कि ये ब्लास्टिंग की वजह से धरती हिली है, लेकिन अभी जो भूकंप आया है रिक्टर पैमाने पर 4.1 आंका गया है। बड़ा झटका इसे कह सकते हैं। लगभग 4 से 5 सेकंड तक ये धरती है वो हिली है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जो होश है वो फाख्ता हो जाते हैं। जब इस तरह से भूकंप के झटके लगते हैं तो बिल्कुल लोग सहम जाते हैं। और इस तरह से ये 6वीं 1 साल के भीतर आशीष ये 6वीं बार है जब सरगुजा, कोरिया, अंबिकापुर की धरती लगातार हिल रही है। अब जरूरत इस बात की है कि आखिर इस तरह के भूकंप के झटके, हालांकि ऐसा कोई मशीन नहीं है, कोई ऐसा जो पूर्वानुमान नहीं है जो भूकंप के झटके को बता सके। जब मौसम परिवर्तित होता है तो उसकी जानकारी हमें सटीक तौर पर मिल जाती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो भूकंप आने पर ही पता चलता है और रिक्टर पैमाना से ही पता चलता है कि उसकी झटका और उसकी तीव्रता क्या रही होगी। लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं है, इसलिए जान का खतरा, जान हानि का, जान माल का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। अभी फिलहाल 4.1 जो रिक्टर पैमाने पे इसको आंका गया है तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी उस क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इस लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं आशीष, उस पर शोध करने की जरूरत है। जी निश्चित रूप से वरुण, युगल और श्रवण तीनों ही हमारे साथ बने हुए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, दरअसल ये लगभग 5 से 7 सेकंड, लगभग 10 सेकंड तक कहीं पर महसूस किए गए और इसकी तीव्रता जैसा कि युगल बता रहे हैं आधिकारिक रूप से 4.1 आंकी गई है। अच्छी खासी ये तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप की, और भूकंप से हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। नुकसान नहीं भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से श्रवण ने बताया कि कुछ एक जगह पर दीवारों में दरार आई है और जैसा कि वरुण बता रहे थे कि कुछ जगह से लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं और लोगों में अफरा तफरी थी और कुछ घबराए थे लोग, जैसा युगल बता रहे हैं। युगल, चूंकि अभी तक की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा तेज झटके नहीं थे, लेकिन कुछ देर तक भूकंप रहने की वजह से लोगों में अफरा तफरी थी। और चूंकि अब किस तरह के रिएक्शन लोग आपसे संपर्क कर रहे होंगे, क्या बातें वो बता रहे हैं या आसपास आपके लोग, जिन लोगों से आपने बात की, वो क्या बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने महसूस किया? क्या ब्लास्टिंग की वजह से अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं, इस वजह से वो इसे सामान्य समझ रहे थे, देर तक रहने की वजह से वो समझ पाए कि भूकंप है? देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात है कुछ जो सूची है हमारे भूकंप आने की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये भूकंप के झटके हैं 3 जो है नेपाल में दर्ज किए गए थे, मणिपुर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो मणिपुर के एक और जो स्टेट है वहां पर है, और पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले भूकंप के झटके आए थे और इनकी जो तीव्रता थी 3.3, 3.8। तो ये लगातार है, ये भूकंप के झटके हैं पूरे देश भर में महसूस है वो किए जा रहे हैं। तो ये लगाया जा सकता है कि हाल ही में ये भूकंप है वो आए हुए हैं और अभी छत्तीसगढ़ में लगातार जो भूकंप के झटके हैं युगल, ये जब भूकंप आता है उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक निश्चित समय अंतराल पर फिर ये आता है सीक्वेंशियल जो अर्थक्वेक जिसे कहते हैं। वरुण हमारे साथ लगातार मौजूद है। वरुण, कुछ समय के बाद, एक बार भूकंप आने के कुछ समय बाद फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो अभी 2 दिन पहले भूकंप महसूस किया गया उसमें भी ये बात लोगों ने बताई और खुद ये आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई। अभी यहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, हो सकता है फिर से भूकंप आए, ऐसा कई बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति पहले भी, जब इससे पहले भूकंप आया था ऐसे ही अंतराल थे महज 12 से 14 घंटे के। और फिलहाल की एक ताजा अपडेट अभी आपको मैं बता दूं कि जो जिले भर के स्कूल है, स्कूल के बच्चे अब स्कूल से बाहर निकल गए हैं, उनके शिक्षक बच्चों को लेकर स्कूल से बाहर निकल जा रहे हैं। प्रशासनिक रूप से वो जिला शिक्षा विभाग से चर्चा कर रहे हैं और जल्द एक आदेश भी कर सकते हैं, शायद स्कूलों को छुट्टी भी कर दिया जाए,
क्योंकि यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में फिर कहीं अगर भूकंप की ऐसी स्थिति बन सकती है अगर आने वाले समय में या कुछ घंटों में, कुछ अंतराल में, तो इसके मद्देनजर खासकर स्कूलों को फिलहाल जो स्कूल लगे हुए थे उनको छुट्टी करने की वो की जा रही है। और जो फिलहाल हम जिस जगह में मौजूद है वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ के यहाँ खुले मैदान में आ गए हैं। तो ये एक बड़ा दहशत का है कि जिस तरह के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उससे फिलहाल यहाँ सूरजपुर जिले में तो दहशत का माहौल बना हुआ है और पूरे सरगुजा में ही ये हालात बने हुए हैं। जी श्रवण, ताजा अपडेट्स क्या है? क्या इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी मिल रही है? मसलन जैसे स्कूल में वरुण बता रहे कि बच्चों को वहां से निकाला जा रहा है, टीचर्स को निकाला जा रहा है, क्या स्थिति, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ अपने पास है ताजा अपडेट भूकंप को लेकर? देखिए, अभी तो अंबिकापुर में ही हूँ मैं, और ये लगाया जा रहा है कि ये 11 किलोमीटर दूर भटगांव एरिया है, वहां से ये इसके केंद्र बिंदु है इस भूकंप का। और 4.1 जो है वो बता रहे हैं इसकी तीव्रता। तो एक बड़ा ये तीव्रता है भूकंप का, और जाहिर सी बात है कि 4.1 है तो दीवारों में क्रैक आना लाजमी है। और इसके अलावा जो है जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होता है तो पहले तो समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। 1-2 सेकंड में ही लोगों को ये आभास होता है। इतने में सब घर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं।